आई थिंक स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। सेल्सी क्लियर द स्क्रीन क्लियर क्लियर ये सारे वर्क स्पेस के डेटा को क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले हम एक ए मैट्रिक्स को कॉल करते हैं जो 3 बाई 3 की है, इसके डेटा ये है। अगर मुझे ट्रांसपोज लेना होगा तो 3 बाई 3 का 3 बाई 3 ही बन के आएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया है कि सी मैट्रिक्स एक एडिशन का हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। तो जो डायमेंशन ए का था, यहाँ पे मैं बी का अगर दोबारा से ट्रांसपोज कर देता तो ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर उसका दोबारा, क्योंकि बी ट्रांसपोज ऑफ ए है, उसका दोबारा मैंने ट्रांसपोज किया तो ये एक्चुअल में ए प्लस ए ही है। तो यहाँ पे आपको सी जो मिल के आएगा, सी जो डिस्प्ले होगा वो देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं ए माइनस सी, क्योंकि ए की वैल्यू कम है और सी की उससे जस्ट डबल है, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। सेम जो ए मैट्रिक्स है वही जो पहले ए थी, अब देखिए वही वो माइनस में आ गई है ए वन की वैल्यू। ए टू देखते हैं सी वन माइनस सी, तो एग्जैक्टली 2a माइनस ए के बराबर हो जाएगा ये, तो एग्जैक्टली ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए दो तरह का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एक तो सिर्फ सिंपली ए स्टेरिक्स ए करके लिखा हुआ है, एक लिखा है ए डॉट स्टेरिक्स ए। तो यहाँ पे जो डॉट होता है वो एलिमेंट ऑपरेटर होता है बेसिकली। इसका काम क्या, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं D1 देखूंगा, यहाँ पे इवेलुएट करूंगा तो ये 36 ऐसे करके आएगा। इसका मीनिंग हुआ कि a इंटू ए। अभी क्या हो रहा है कि इसका जितना भी रो है ना वो इसके फिर से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इससे कर सकते हैं जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 7। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21 4 प्लस 1 है ना। तो ये आपका 1 + 4 इंटू 2 + 3 इंटू 7, इस तरह से सम होगा तो आपका 30 आएगा। आपका रो बाय कॉलम जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इसका रूल होता है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा। जो डॉट होता है वो सिंपली क्या करता है कि जो करस्पॉन्डिंग, जैसे A11 अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर ये A11 है, A21 है, सॉरी रो बाई कॉलम होता है, तो ये पहले ही रो है और कॉलम बदल रहे हैं, तो यहाँ पे A11 A12 A13 आएगा, A21 A22 A23 ए रो थर्ड है तो A31 A32 A33। तो इसके करस्पॉन्डिंग A11 का A11 से ही मल्टीप्लाई होगा, A12 का A12 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि स्क्वायर ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देखिए हम लोग इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। सिंपल इस पार्ट को देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए मैट्रिक्स जो थी, और 4 का स्क्वायर है ना। इस तरह से आपका करस्पॉन्डिंग 7 का सारा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद डिवीजन हम देखते हैं हम लोग। डॉट एलिमेंट सी बाई ए अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेसिकली जो सी था वो 2a के बराबर था। यहाँ पे देखिए मैंने जो सी दिखाया था, जो सी था वो a प्लस ए था, तो 2 तो यहाँ पे सारे एलिमेंट वाइज हो गया। और डिवीजन में ये जो होता है ये इवेल्युएट करता है बेसिकली आपका सी बाई ए। ये आइगन वेक्टर यहाँ पे आ गए हैं। देखिए मैट्रिक्स इज क्लोज टू सिंगुलर आर बैडली स्केल, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया बेसिकली जो 2a डिवाइडेड बाई ए किया हुआ है, तो इसलिए वहां पे आइगन वेक्टर आ गया था। इसका आप लोग यूज देखेगा कि जब आप सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन, जहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं मल्टीपल लीनियर इक्वेशन से, तो वहां पे इसको यूज करते हैं लोग। मैट्रिक्स कॉन्कैटिनेशन में ये आपको पढ़ाया गया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने डी लिया है, तो ए मैट्रिक्स का पहला रो से लेके दूसरा रो तक सिलेक्ट होगा एज ए रो, ये क्योंकि रो बाई कॉलम का फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रो का फॉर्मेट हुआ, ये कॉलम का फॉर्मेट हुआ, तो ए से लेके दूसरी तक और पहली से लेकर के दूसरी तक अगर इस तरह से मल्टीपल होते और 1 2 3 जाना था तो 1 2 3 सेलेक्ट होता,
1 2 3 सिलेक्ट होता। अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता, मतलब ये सीक्वेंस जो होता है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है कि ये इनिशियल स्टेज है, इसका फाइनल स्टेज है, इस बीच में जो भी आएगा इस सबको कंसीडर करेगा। ऐसे ही कॉलम के लिए ये आपका पहला कॉलम होगा और ये लास्ट कॉलम होगा, इस बीच में जितने आएंगे ना सबको इंक्लूड होगा। ये जहां पे भी कॉलन के साथ लिखा जाता है, इसका मतलब कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखिए कॉल करते हैं। यहाँ पे आपका ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन के आएगा। पहला और दूसरा रो सिलेक्ट हुआ है, पहला और दूसरा कॉलम सिलेक्ट हुआ है। अगर आप ए मैट्रिक्स से इसको मैच कराना चाहते हैं, देखिए पहला रो, पहले 2 रो सिलेक्ट हुए हैं, पहले 2 कॉलम सिलेक्ट हुए हैं, तो इस तरह से ये 1 2 4 5 आ गया है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो डी मैट्रिक्स है, ये जो मेरी डी मैट्रिक्स है, इसके 1 और 2, मतलब मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूं जिसमें पहला रो का एलिमेंट 1 होगा और दूसरी रो का एलिमेंट 2 होगा। इसको देखिए हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको परफॉर्म किया, देखिए यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक रो ऐड करना चाहता हूँ। रो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा कि ई मैट्रिक्स के नीचे, है ना, ई मैट्रिक्स के नीचे एक रो ऐड हो जाए। तो रो में आप चाहे कॉमा से सेपरेट कीजिए एलिमेंट्स को, चाहे स्पेस से, दोनों सेम होता है। देखिए इसको इवेल्यूएट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपका पहले जो मैट्रिक्स थी वो इतनी थी, उसके बाद 1 2 3 इसके नीचे जो है एक रो ऐड हो गया है। अब ये मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि मैं एक जी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जो एफ से 1 और 3, ये यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन नहीं लगाया गया। अगर यहाँ पे सेमी कॉलन लगता है इसका मतलब 1 2 3 सभी कंसीडर होते कंजुगेटिव, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया, है ना, बड़ा क्वेश्चन बनाया, और ब्रैकेट में जब मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, इसका मतलब इंडिविजुअल 1 और 3 केवल ये 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे, रो सेलेक्ट होंगी, और कॉलम कोई भी होगा। यहाँ पे सिर्फ कॉलम का मतलब कुछ भी होगा। तो ये क्या हो गया, आपका पहला और तीसरा कॉलम सेलेक्ट, रो सेलेक्ट करेगा, कॉलम कुछ भी रहेगा। तो इसको हम देखिए रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका एफ मैट्रिक्स था, एफ मैट्रिक्स का पहला और तीसरा रो, पहला रो आपका 1 2 1 हो गया, तीसरा रो 1 2 3 हो गया। कॉलम कोई भी हो तो तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये और ये लाइन यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गई जी वाले मैट्रिक्स में। हम लोग एच मैट्रिक्स कॉल करते हैं। एच मैट्रिक्स क्या कर रहा है, एफ मैट्रिक्स के पहले और तीसरे रो को कॉल कर रहा है और पहले और तीसरे कॉलम को भी कॉल कर रहा है। तो पहला ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ये रो का हो गया। कॉलम की बात करेंगे तो पहले कॉलम में ये और ये आएंगे। इसका मतलब कि ये मतलब 1 1 1 3 का रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आ गया 1 1 1 3 का रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या कि एफ मैट्रिक्स का रो कोई भी हो, दूसरा कॉलम में नलीफाई कर देता हूं, उसको मैं हटा देता हूं। तो मैंने रिमूव कर दिया। देखिए एफ मैट्रिक्स आपकी ये थी, इसको अगर मैंने रिमूव किया दूसरे कॉलम को 2 5 2 को, तो यहाँ 1 4 1 1 2 3 केवल बचेगा। तो 1 4 1 1 2 3 केवल बच गया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से एफ मैट्रिक्स को वैसे ही लेके आना। तो मैंने क्या किया, एफ मैट्रिक्स को मैं बना रहा हूँ, और किसकी हेल्प से बना रहा हूँ, एक मैट्रिक्स का मैंने फॉर्मेट लिया जहां पे पहला कॉलम जो मैंने चूज किया है, देखिए मैंने कहा था कि कॉलम सेपरेट करने के लिए या तो आइदर आप कॉमा का यूज करिए या स्पेस। मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज किया है। तो जो पहला कॉलम बनेगा वो एफ बनेगा, और एफ का ही जो पुराना एफ था ना, उसका मैंने रो कोई भी हो, कॉलम मैंने पहला चूज किया। इसका मतलब कि जो नया मैट्रिक्स एफ बन रहा है वो पुराने मैट्रिक्स का, उन जो नई मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा वो पुराने मैट्रिक्स के पहले कॉलम के बराबर हो गया। अब जो दूसरा कॉलम बनेगा उसमें मैंने 3 रो के एलिमेंट, दूसरे कॉलम में मैंने 3 रो के एलिमेंट इंसर्ट कर दिए जो पहले मैंने रिमूव किए थे। यहाँ पे देखिए 2 5 2 करके एलिमेंट थे, 2 5 2, पहले रो में 2, दूसरे रो में 5, तीसरे रो में 2, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब जो नए वाले एफ का जो तीसरा कॉलम होगा वो पुराने वाले एफ के दूसरे कॉलम के बराबर जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा कॉलम हटाया था, तो ये दूसरा तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम बन गया। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए ये नया वाला एफ जो पुराने वाले एफ के बराबर था, यहाँ पे देखिए सेम दोनों आ गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशन चेक पे।
कहीं भी अगर हमको कोई डेटा मिल रहा है, कोई सिग्नल मिल रहा है और वहां पे हम कंडीशन लगा के कुछ पॉपअप करना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन रन करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम कई सारे कंडीशनल चेक या कंडीशनल लूप लगाते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं इफ। ये कैसे काम करता है? सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है, अभी तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल मान रखा है, वो आपके पास कोई सिग्नल हो सकता है, कोई आप एनालॉग या डिजिटल सिग्नल का वैल्यू जो है आप रीड कर रहे हैं आर्डिनो से, किसी सेंसर से, तो उसके बिहार पे आप कुछ रिले ऑपरेट करना चाहते हैं, कोई भी डिवाइस ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे उसको उसी कंडीशन को चेक करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, जैसे इफ ए, ए तो मैंने पहले इनिशिएट कर लिया कि कोई एक वैल्यू मैंने मान ली। इफ ए इज लेस देन 10, यहाँ पे इफ के साथ कंडीशन लगाई जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपको रन कर जाएगा। मतलब कि अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी हैपन, उसके बाद वो इंड कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्टली वो इस लूप से बाहर चला जाएगा, इंड के पास चला जाएगा। अगर होगा तो इस परफॉर्म को, इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो यहाँ पे आपने टास्क दिया हुआ ना, इस इफ और इंड के बीच में आपने जो भी लिखा होगा वो सारा का सारा परफॉर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले का कमांड दिया तो ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के साथ ना मैंने यहाँ पे सिंपली ए लिखा है, इसका मतलब कि ये ए को एज ए वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, और जो ए की वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी वही वहां पे डिस्प्ले होकर के आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से कोड कर देता, तो ये इसको एज ए मतलब कि ये समझता है ना कि यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा वो एक मैसेज की तरह ट्रीट करता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा, कैरेक्टर होगा, कुछ भी, किसी भी डेटा टाइप का, सिंगल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो भी है उसका मैटलैब से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। इसको एक बार दो रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रन किया तो अभी देखिए ए बराबर 5 और मैंने कंडीशन डाली ए इज लेस देन 10, तो चेक करेगा कि क्या ए 10 से छोटा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ए बराबर 5 चूज किया हुआ है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे रिजल्ट में केवल आपका ए देखिए यहाँ पे पॉपअप हो गया आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए हटा देता, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा देता, तो अभी यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी ना वो डिस्प्ले होके आ जाएगी। देखिए इसको मैंने रन किया और ए की वैल्यू यहाँ पे 5 डिस्प्ले होके आ गई। ठीक है, ये सिंपल एक कंडीशन चेक किया। इसके बाद हम आते हैं इफ और इल्स में आते हैं। तो इसमें भी सेम हमने एक एक वैल्यू साइन कर दी है, जैसे जस्ट ए रेफरेंस के लिए, ताकि हम चेक कर पाए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और हमने यहाँ पे इफ के साथ मैंने वही कंडीशन बताई थी कि यदि इफ के साथ जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, इफ के साथ जो कंडीशन है यदि वो ट्रू होती है तो ये वाला कमांड रन हो जाएगा। इल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसको रन कर दिया जाए। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन, तो ये वाला टास्क परफॉर्म होगा, और अगर नहीं होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है वो, तो ये वाले टास्क को परफॉर्म करता है। देखिए हम इसको दोनों चेक करके देखेंगे, एक बार ट्रू करा के देखते हैं, एक बार फॉल्स करा के देखते हैं। तो यदि ट्रू होता है, मतलब ए बराबर मैंने 10 दिया, तो ये चेक कर रहा है इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो भाई 10 पे तो ये ट्रू हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे इसको रन करा देते हैं और यहाँ पे लिख के आ गया ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू हुई और ये वाला टास्क परफॉर्म हो गया। अब हम इसको गलत करा देते हैं, अगर ऐसा है तो हम इसको 11 कर देते हैं। तो अभी तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होके आना चाहिए। हम इसको रन कराते हैं। देखिए इसको हमने रन कराया और ये लिख के आया ए इज नॉट लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पे 11 है तो सेकेंड टास्क जो है परफॉर्म हो गया है। तो इस तरह से हम एक बार में दोनों चीज कर सकते हैं। यदि ट्रू है, देखिए पहले वाले केस में केवल ट्रू वाली कंडीशन चेक कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन इस केस में अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो पहला टास्क परफॉर्म होगा, अगर नहीं ट्रू होता है तो सेकंड टास्क परफॉर्म होगा, जो इल्स के बाद वाला होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके इनर कई सारे लूप बनते हैं और आप हर कंडीशन के अंदर एक कंडीशन के अंदर नेक्स्ट कंडीशन, इस तरह से अगर आपको देखना है तो वहां पे हम इल्स 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 इफ इफ करके कमांड डालते हैं। आप जितने भी यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप 2 3 4 लगा दे, जितने भी इनर लूप बने होंगे आप बहुत सारी कंडीशन को इल्स इफ के साथ में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देते हैं, उसको ट्रू करा सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपका पहला टास्क चेक किया जाएगा। अगर ये टास्क ट्रू होता है तो ये इसको रन कराएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो वो सीधे चला जाएगा आपका इंड पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टास्क को परफॉर्म करते हुए आता है। देखिए कैसे करते हैं, एक बार मैं इसे यहाँ पे जैसे कहता हूँ
कि मैं यहाँ पे सबको पहले ना इक्वल कर देता हूँ, पहले सीक्वेंस वाइज में ट्रू कराते हुए आऊंगा। देखिएगा अभी यहाँ पे नॉट इक्वल टू था, मैं इसको इक्वल टू कर दे रहा हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे है ना a बराबर 1 मैंने डिक्लेयर किया है, b को 2 वैल्यू दी है और c को मैंने 3 डेटा दिया हुआ है। अब मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे मैं जो कंडीशन डाला हूँ चेक करने के लिए, a बराबर 1, a इक्वल टू का मतलब होता है कंडीशन चेक हो रहा है। अगर सिंगल इक्वलिटी लगा इसका मतलब कि ये वैल्यू असाइन हो रही है सी को, मतलब कि जो राइट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट वाले को असाइन हो रही है। लेकिन जहां पे टू इक्वल होगा वहां पे मतलब होता है कि वो कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या लेफ्ट वाले की वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है क्या। इस तरह से कंडीशन चेक किया जाता है। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। जितने भी ऑपरेटर होते हैं, लॉजिक ऑपरेटर होता है, बिट ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि मैटलैब में से एंड और लॉजिक लगाना हुआ तो लॉजिक ऑपरेटर किस तरह से लगाए जाते हैं, नॉट हुआ, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में इक्वलिटी होती है, इनइक्वलिटी होती है, लेस देन और इक्वल टू होता है। इस तरह से उसका ऑपरेटर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। अब ये देखिए आपका यहाँ पे परफॉर्म हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए मैंने इसको किया, मैंने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा रन कर दिया है लूप। अब देखिए ये क्या किया, इस पूरे लूप में इसने चेक किया, जैसे ही इसको पहला कंडीशन ट्रू मिला, a इज इक्वल टू 1, जैसे ही चेक किया इसने बोला यस, तो ये डिस्क a को प्रिंट किया और तुरंत इंड पे चला गया, क्योंकि इसकी पहले ही कंडीशन ट्रू हो गई और ये बीच की सारी कंडीशन को ओमिट कर दिया, उसको नहीं रन किया। अब मैं पहली कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं। मैं पहली कंडीशन को फॉल्स कर दिया तो देखिए यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए अब ये तुरंत बी पे चला गया। देखिए क्या हुआ, पहली कंडीशन को ये चेक किया, जब ये नहीं ट्रू हुई तब जाके दूसरी वाली कंडीशन को परफॉर्म किया, और जैसे ही दूसरी वाली ट्रू हुई, दूसरी वाली कंडीशन इल्स इफ बी इक्वल टू टू, बी क्या दो के बराबर है, तो जैसे ही इसने बोला यस तो इसने तुरंत इस टास्क को परफॉर्म किया और बीच की सारी कंडीशन को ओमिट करते हुए सीधे इंड पे चला गया। तो ये यहाँ पे फॉल्स पाया तो इस वाली कंडीशन पे गया, इस कंडीशन को ट्रू पाया तो तुरंत सीधे इंड पे चला गया, वहां से जंप कर गया, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन को भी फॉल्स कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने दूसरी कंडीशन को भी फॉल्स कर दिया क्योंकि बी तो 2 के बराबर है, लेकिन मैं कंडीशन डाल रहा हूं क्या बी 2 के बराबर नहीं है। तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं। देखिए सॉरी, हाँ, तो अब मैंने इसको यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया इस सेक्शन को। अब देखिए c बराबर 3 आ गया, इसका मतलब कि a को 1, b को 2, c को 3 मैंने डिक्लेयर किया था। पहली कंडीशन चेक किया, क्या a 1 के बराबर नहीं है, ये फॉल्स हो गया, तो उसको छोड़ के दूसरी कंडीशन चेक किया, क्या b 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 के बराबर था, b 2 के बराबर था तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये तीसरी कंडीशन पे आया, क्या c 3 के बराबर है, इसने कहा यस c 3 के बराबर है, तो तुरंत उसने इस टास्क को c इक्वल टू 3 को डिस्प्ले कर दिया और सीधा इल्स इफ c इक्वल टू 3 के से जैम करके इंड पे आ गया। अब हम इसको भी थोड़ा सा फॉल्स कर देते हैं। अब देखिए ये इल्स वाली केवल कंडीशन जो ट्रू हो रही है। अब देखिए मैंने इसको फिर से दोबारा इवेल्युएट किया, इसी ही पार्ट को मैंने रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पे डिस्प एनए करके आ गया, इसका मतलब है कि मैंने 3 कंडीशन डाली थी, एक इफ के साथ डाली थी, ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 1, ये भी फॉल्स हुई तो ये दूसरी कंडीशन पे गया, ये भी फॉल्स हो गई, तो तीसरी कंडीशन पे ये भी फॉल्स हो गई, तो ये इल्स वाली कंडीशन पे चला गया। जब कुछ भी नहीं ट्रू होगा तो इल्स वाली कंडीशन पे आएगा, उसके बाद फिर ये इंट पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स के कोड को ट्रू कर सकते हैं कि अगर पहला ट्रू नहीं होगा तो ही दूसरा चेक होगा, दूसरा ट्रू नहीं होगा तो तीसरा ही तभी जाके चेक होगा। इस तरह के लूप में जहां प्रायोरिटी बेसिस टास्क होते हैं कि अगर पहला ट्रू हो जाए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो बात की कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो सीधे इंड पे चला जाए, वो टास्क परफॉर्म करके इंड पे चला जाए। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, पहली प्रायोरिटी सेट नहीं होती है, तो दूसरी प्रायोरिटी को जाके देखेगा, तीसरी चौथी का कोई मतलब नहीं बनता है, वो दूसरी पे ही या तो चेक करेगा, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू हुआ तो टास्क परफॉर्म करेगा, वरना इंड पे चला जाएगा। इस तरह से जहां प्रायोरिटी बेसिस पे आप लूप डिसाइड करते हैं, लूप बनाते हैं, वहां पे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, इफ इल्स इफ का, इसको आप कर सकते हैं। तीसरा आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स जो होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे मैंने कोई चीज इनिशियलाइज कर दी, जब मैं कंडीशन डालता हूं तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है,
ये जो टास्क दिया रहता है ना व्हाइल से लेकर के इंड के बीच में, उस टास्क को तब तक ये अपने आप रिपीट करता रहता है। जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 0, मैंने a को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि क्या a जब तक की, व्हाइल मतलब जब तक कि a 10 से छोटा या बराबर है तब तक क्या करता रहे, डिस्प करता रहे a को। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेमी वो इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, तो ये यहाँ पे a की केवल ए प्रिंट करता। अब मैंने हटा दिया, तो अब ये ए को क्या कंसिडर करेगा, एज ए वेरिएबल। तो जो ए की वैल्यू होगी ना उसको डिस्प्ले करता जाएगा, ए को डिस्प्ले करेगा, फिर ए इक्वल टू ए प्लस वन। इसका मतलब है कि जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। लोग व्हाइल लूप का एग्जांपल देख रहे थे कैसे वर्क करता है। देखिए ट्रू कर दें तो पहले हमने यहाँ पे लिखा था ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे उसको 0 साइन कर दिया था सबसे पहले, और फिर हमने कंडीशन लिखी थी व्हाइल a is लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है ना। और फिर तब तक के लिए क्या करेगा ये, तब तक के लिए क्या करेगा, डिस्प कमांड हमने दिया था, डिस्प करे किस चीज को, ए को। और दूसरा टास्क क्या परफॉर्म करे, ए इक्वल टू ए प्लस वन करता जाए, है ना। इसको मैंने यहाँ पे कॉमा दिया था, सॉरी, ये ए इक्वल टू ए प्लस वन रहेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने कर दिया था इंड, यही था। तो अब समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो ए जीरो दिया गया है ना, ए जीरो से इनिशियलाइज करेगा, तो यहाँ पे ए बराबर जीरो हम मान लेते हैं। फिर ये आएगा ए बराबर अगर जीरो, क्या ये कंडीशन ट्रू रही, यस, जीरो इज लेस देन 10, सही है, जीरो इज लेस देन 10, सही है। तो अभी क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू जाएगी और तुरंत यहाँ पे ये जीरो को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अब दूसरी लाइन पे आएगा, यहाँ पे ए बराबर जीरो, पहले ये लेफ्ट वाले को राइट वाले को करता है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट को असाइन करता है। तो ए की वैल्यू अभी जीरो थी, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस वन आएगा वन। तो ये जो वन आ रहा है ना, ये वन जो जीरो प्लस वन वन आ रहा है, ये इसको असाइन हो जाएगा। तो अभी ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पे वन हो गया, आपका एक वैल्यू वन आ गई। अब दोबारा से यही वाला वन यहाँ पे जाएगा, तो ये जो जीरो था ना, अभी आपका ये बन जाएगा वन। ये जो जीरो था अब यहाँ पे बन जाएगा आपका ये, यहाँ पे ये वन बन जाएगा। अब फिर से ये चेक होगा, क्या वन 10 से छोटा है, क्या वन आपका 10 से छोटा है, ये वाला जो कंडीशन था ना, लेस देन आर इक्वल टू वाला। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी, क्या वन 10 से छोटा है या बराबर है। अब इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, ये भी ट्रू आएगा। तो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे फिर से डिस्प कर देगा, यहाँ पे एक वन आ जाएगा। अब ये वैल्यू जहाँ पे जीरो प्लस वन हुआ था ना, ए की वैल्यू ऑलरेडी अब वन है, अब यहाँ पे वन प्लस वन होगा और एक वैल्यू मॉडिफाई होकर यहाँ पे टू आ जाएगी। ये टू वाली वैल्यू फिर यहाँ पे आएगी और फिर टू का 10 से कंपेरिजन होगा, क्या दो 10 से छोटा या बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे बोलेगा यस, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे फिर से दो को डिस्प्ले कर देगा। फिर यहाँ पे एक वैल्यू टू आ जाएगी, टू प्लस वन होगा, यहाँ पे एक वैल्यू थ्री हो जाएगी फाइनली। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये थ्री हो जाएगा। अब थ्री का कंपेयर होगा 10 से, क्या थ्री 10 से छोटा बराबर, ये फिर ट्रू होगा। इस तरह से ये तब तक चलेगा ना जब तक करते करते यहाँ पे 10 ना हो जाए। क्योंकि जैसे सपोज ए बराबर 9 रहा होगा, यहाँ पे ए बराबर 9 रहा होगा, उस समय 9 प्लस वन 10 हुआ होगा, तो लास्ट टाइम ये यहाँ पे 10 हुआ होगा और ये वैल्यू यहाँ पे गई होगी, तो कंपेयर करा होगा, क्या 10 से छोटा या बराबर है, तो बोला यस। तो जैसे ही 10 को डिस्प्ले किया और यहाँ पे 10 ए बराबर 10 आया होगा, 10 प्लस वन 11 हुआ होगा, ऊपर जाएगा और जैसे बोलेगा कि क्या 11 10 से छोटा या बराबर है, तो बोलेगा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये तुरंत आकर के इंड पे खत्म हो गया। यहीं पे लूप आपका खत्म हो जाएगा। ए बराबर 11 तक तो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। अगर कोई पूछे इसमें कि लास्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, इस लूप के इंड तक लास्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, तो आप बोलेगा 11।
है ना, 11 होगी इसकी वैल्यू, लेकिन डिस्प्ले कौन करेगा? जैसे ही डिस्प्ले किया ना लास्ट वैल्यू 10, और 10 के बाद यहाँ पे आया a बराबर 11 तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए बाहर आ गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रिंट कहाँ तक होगा और ए की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो ए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 11 अटेन करेगा, लेकिन जो डिस्प्ले करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू 10 को डिस्प्ले करेगा। होता है, अगर ये लूप चलेगा तो पहली बार में जीरो प्रिंट होगा, दूसरी बार में ये जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो प्लस वन होकर के वन हो जाएगा, जो ए पे चला जाएगा। फिर ये दूसरी बार लूप को चेक करेगा, क्या ए से छोटा, तो अभी ए की वैल्यू वन हो चुकी होगी। इस तरह से ये लूप इसको चलाता रहेगा। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, देखिए मैंने इसको प्रिंट किया और ये जीरो से लेकर के 10 तक की वैल्यू इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अगर यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देता ए को, तो यहाँ पे ये जीरो से लेकर के 10 तक मतलब 11 टाइम से क्या प्रिंट कर देता है, केवल ए को प्रिंट कर देता है। ये अंतर होता है इसका, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है कि आप फॉर से इनिशियलाइज करते हो कोई एक वैल्यू को, जैसे आई इक्वल टू मैंने लिखा, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखता आई इक्वल टू 20, तो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू 20 है, और जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। एक बार मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। फॉर का मतलब हो गया ना कि आई जब तक 2 से लेकर 20 तक रहेगा, एक एक इंक्रीमेंट करते इस लूप को चलाता रहेगा। फॉर से लेकर इंट के बीच में जो भी टास्क होगा वो उतनी बार परफॉर्म करता रहेगा। देखिए इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 से लेकर के 20 तक पूरी वैल्यूज को एक एक के अंतराल पे तब तक रन कराता रहेगा, आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराता चला गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखता हूं, अब मैं इसका गैप जो बढ़ाना चाहता हूं, तो अभी क्या होगा, 2 से लेके 20 तक जाएगा, लेकिन दो दो के अंतराल पे, तो बेसिकली ये 2 का टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसको देखिए हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का टेबल आ गया है। 2 से लेकर के 20 तक जाना है और 2 के गैप पे जाना है ना। इस तरह से हम फॉर लूप को यूज करते हैं। अब हम प्लॉट पे आते हैं। सबसे पहले हम एरे प्लॉट सीखेंगे। तो बेसिकली प्लॉट करते क्या है ना, इसको जानने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, हेल्प प्लॉट कर देते हैं, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आ जाएगा। एक बार उसका थोड़ा सा ब्रीफ हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्लॉट क्या करता है कि अगर हम सिर्फ प्लॉट एक्स वाई करते हैं, जो वेक्टर वर्सेस वेक्टर एक्स वाई, यहाँ पे बेसिक जो एक्स होता है, इसका मतलब जो पहले लिखा जाता है वो आपका एक्स एक्सिस बनता है, फिर जो वाई होता है वो वाई एक्सिस बनता है। इसका मतलब कि जब भी आप प्लॉट में जो पहला लिखेंगे, पहला कैरेक्टर, वो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, और जो यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर लिखेंगे वो वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो उसके बीच में ये प्लॉट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स ले रखी है, मैं इनको रन करा दे रहा हूँ, और फिर मैं प्लॉट बी ए कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ए का प्लॉट होगा तो बी एक्स एक्सिस बनेगा और ए मेरा वाई एक्सिस बनेगा। इसको मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने प्लॉट किया और कुछ ऐसा प्लॉट है, समझ में नहीं आया क्या है। अभी इसको और बेटर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि प्लॉट ए भी कर लेते हैं, देखते हैं पहले प्लॉट ए भी क्या आता है। प्लॉट ए भी ऐसा आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। अब हम इसको ज्यादा समझने के लिए अभी मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कमांड रन कर दिया। देखिए इसमें कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, देखिए जैसे ये जो वैल्यूज है, मैं यहाँ पे पॉइंटर मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंटर भी आ जाएगा, देखिए ये मैंने पॉइंटर मार्क कर दिया कि कौन सा पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका 1 के रिस्पेक्ट में x, देखिए आपका a और b था, तो a जो होगा एक्सिस बनेगा। जब a 1 होता है, जब आपका a 1 होता है ना, तो वहां पे b की वैल्यू 2 होती है, मतलब y की वैल्यू 2 होती है। तो ये x, जब x 1 होता है तो y की वैल्यू 2 होती है, जब x 2 होता है तो y की वैल्यू 3 होती है। ये वाला पार्ट, ये वाला प्लॉट है आपका, ठीक है। जब x 3 होता है तो y की वैल्यू 4 होती है। ये वाला प्लॉट था आपका, है ना। और जब आपका x4 होता है तो y की वैल्यू 5 होती है, जब आपका x5 होता है तब y की वैल्यू 6 होती है। तो इस तरह से प्लॉट आपने देखा यहाँ पे।
ठीक है ना, ये वाला आपने प्लॉट देख लिया, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये मैंने क्या किया था यहाँ पे, ये मैंने जो पहला लिखा था ना, ये दिखाता है कि लाइन हैश लाइन होगी। स्टार का मतलब होता है कि जो, सॉरी, ये सीक्वेंस है, पहले आप लाइन टाइप टाइप करते हैं, फिर आप मार्कर टाइप टाइप करते हैं, फिर उसके बाद उसका कलर डिसाइड करते हैं लाइन का। तो ये सिग्निफिकेंस जो होता है कि हम कई सारे प्लॉट अगर कर रहे हैं तो उनको बाइफरकेट करने के लिए और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मतलब प्लॉटिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। और एक्सिस देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये एक्सिस का फॉर्मेट जो होता है, पहले सिंगल यूनिट फिर ब्रैकेट में आप ये जो लिखते हैं ना, ये पहला लेटर, ये एक्स का मिनिमम होता है, ये एक्स का मैक्सिमम होता है, ये वाई का मिनिमम होता है, ये वाई का मैक्सिमम होता है। तो अभी देखिए एक्सिस 1 से लेके 5.5 तक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्स और वाई दोनों ही 0 से 10 तक चले जाएं। तो मैं इस कमांड को रन कर देता हूं। देखिए अभी क्या हो गया, एक्स एक्सिस आपकी 0 से 10 तक और वाई एक्सिस भी 0 से 10 तक स्प्रेड हो गई है। मैं अगर लेबल लगाना चाहूंगा तो एक्स से मैं टाइम लेवल लगा दिया, देखिए यहाँ पे टाइम आ गया। वाई लेवल देना चाहता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं सिर्फ एक एरे की वैल्यू देना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ भी एरे ही था, वो टाइम कोई वैल्यू नहीं करता। मैं यहाँ पे इस ना, इसको मैं ए लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए एरे था और यहाँ पे बी एरे था ना, तो इस ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक्स पे ए आ गया मेरा, देखिए, और वाई पे मेरा क्या हो गया, बी चला गया। अब मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा प्लॉट है, ए की माई प्लॉट, तो ये जहाँ पे देखिए टाइटल आ गया। तो इससे बेटर होता है आप इतना कमांड याद करें। आप जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसर्ट में चले जाइएगा, सॉरी व्यू में जाइएगा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे चले जाइए। यहाँ पे बहुत सारे टूल दिए होते हैं, आप जिसको चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। इनिशियलाइज करते हैं। अब देखिए वहां पे फॉन्ट साइज जो है ना, अभी मैंने जो फॉन्ट साइज लिया है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। माई प्लॉट है उसको मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, टाइटल को, है ना। मैं लिखता हूँ कि ए वर्सेस बी मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे ए वर्सेस बी लिखना चाहता हूँ मैं। यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, ए वर्सेस बी, ए स्मॉल रहेगा, प्लॉट ए वर्सेस बी हो गया, ये देखिए टाइटल हो गया। और इसके मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को देखिए सेलेक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ, सॉरी, हाँ, ये टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड था पहले हटा दिया। अब इसकी साइज में बढ़ा दे रहा हूँ, है ना, 12 कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैं एक्सिस को अगर चेंज करना चाहता हूँ, है ना, तो ये एक्सिस मैंने चूज कर ली है। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, साइज को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी टाइम्स न्यू रोमन में करना चाहता हूँ, तो टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर लग रही है इसकी ना। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। और ये जो लाइन था ना, जैसे हम चेंज कर रहे थे वहां पे, डायरेक्टली यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी देखिए उसका वो चेंज कर दिए। यहाँ पे इसका आप टाइप चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको हैश कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं जा सकते ना, सबसे बेस्ट पार्ट होता है आप ये मार्कर यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए ये जब तक सिलेक्ट रहेगा ना ये पॉइंटर, तभी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब मैं लाइन का स्टाइल सॉलिड कर दिया, इसको मैं और मोटा करना चाहता हूँ तो लाइन विड्थ पे क्या, मैं इसको 2 तक कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये प्लॉट आपका कुछ ऐसा आ रहा है। मैं मार्कर को हटाना चाहता हूँ कि मार्कर अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं राइट के डिलीट ऑल डेटा टिक हो गया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं मार्कर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मार्कर साइज है, मार्कर है कौन सा, मैं मार्कर यहाँ पे डायमंड लेना चाहता हूँ, मैंने डायमंड क्लिक कर दिया, देखिए डायमंड शेप का मार्कर आ गया। तो इस तरह से आप यहीं से डायरेक्टली जो भी प्लॉट आया उसको डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कमांड विंडो में जा करके बहुत सारा बल्कि कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है। पर ये इससे थोड़ा सा बेटर होता है कि समझ में आता है कि अगर किसी को यहाँ से जो जिसको अच्छा लगे, अगर कोई एक फ्रेमवर्क का यूज करके करना चाहता है, जिसको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे फ्रेमवर्क में ही सारा चीज समझ में आ जा रहा है तो मैं यहीं से एडिट कर सकता हूँ, तो वो उसको फॉलो कर सकता है। जिसको लगता है नहीं मुझे कोड आना चाहिए तो दोनों समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप प्लॉट कमांड में जाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा एक
लेंदी कमांड आता है जिसमें बहुत सारी डेटा दिए गए हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने लिखा था ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप इस तरह से सिंगल लाइन करेंगे तो सॉलिड बनेगा, कॉलन लगाएंगे तो डॉटेड बनेगा, हैश डॉट और हैश मतलब डैश और डॉट लगाएंगे तो डॉट डैश ऐसे डैश डॉट बन के आएगा। इस तरह से ये लाइन का फॉर्मेट होगा। जो पहला था ना, ये वाला सेक्शन पहला वाला, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मैंने आर दिया था ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन किस कलर की होगी। यहाँ पे देखिए कलर का पूरा पैटर्न लगा हुआ है। और जो एस दिया था ना, ये एस दिखाता है कि मार्कर किस तरह से होगा। तो एस से क्या था, स्क्वायर था। जो मैंने पहली बार मार्क किया वहां पे स्क्वायर बना था। तो आप इस तरह से मार्कर का साइज चेंज कर सकते हैं कि वो किस तरह का मार्कर हो। ठीक है, ये आपको सिंपली हेल्प प्लॉट करेंगे तो वहां पे दिख जाएगा कि किस तरह से प्लॉट में कौन कौन सी चीजें दी रहती है। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट में दिया हुआ है कि सिंपल अगर आप y कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब उसको प्लॉट करते हैं तो वहां पे जो आपका एक्स एक्सिस बनता है वो रियल पार्ट होता है, रियल ऑफ y होता है, और जो y एक्सिस बनता है वो इमेजिनरी ऑफ y होता है। उसको चेक करते हैं हम लोग। मैंने सिंपल एक y लिया, y1 के नाम से लिया और मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो प्लॉट आया है ना आपका, यहाँ पे एक डॉट आ रहा है। ये डॉट क्या दिखा रहा है कि y1 के मैंने प्लॉट लिया है। तो जैसा मैंने बताया है कि y1 का जो रियल पार्ट होगा वह x एक्सिस बनेगा और जो y1 का इमेजिनरी पार्ट होगा वो 2 होगा। तो इसका x एक्सिस होगा 1 होगा और y एक्सिस जो होगा वो 2 होगा। तो एक सिंपल एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और बेटर समझने के लिए हम इसको रन करते हैं। जहां पे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है, ये 2x3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। सारे जो y2 ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है, मैंने इसको इवेल्युएट कर दिया है। इस सेक्शन को मैंने इवेल्युएट किया। तो अभी देखिए आप चेक कर सकते हैं। इसका मार्कर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, डेटा टिप लगा दे रहा हूँ मैं। डेटा टिप देख लीजिए आप एक बार। आप कैसे मैच कराएंगे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अब इसको कैसे चेक किया जाए। जहां पे एक्स वाई होगा, एक्स एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी। तो देखिए 1 2 हो गया, 2 और 1 होगा, x2 होगा, y1 होगा। x2 है, y1 है। x3 है तो y2 है, x3 है तो y2 है। x4 है तो y भी 4 है, x4 है तो y 4 है। x3 है तो y भी 3 है, x3 है तो y भी 3 है। x2 है तो y 5 है, x2 है तो y 5 है। इस तरह से इसको प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक प्लॉट पे आते हैं। उसको देखने के लिए हम सबसे पहले एक टाइम एक्सिस ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, -2 पाई इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, 2 पाई इसका लास्ट पॉइंट होगा। मतलब इनिशियल यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा विथ द गैप ऑफ 0.1। तो हमने टी को प्लॉट किया। सॉरी, इसमें से में वो डॉटेड कॉमा इसका दूर है थोड़ा सा। देखिए मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ। पहले टी एक्सिस मैंने प्लॉट कर दिया। अभी मैं T1 की मैं अभी बताऊंगा लीनियर स्पेस क्या होता है। पहले देखते हैं, मैंने t के रिस्पेक्ट में ना साइन t को मैंने प्लॉट कर दिया। अभी देखिए जो प्लॉट आया होगा आपका, अभी केवल भाषा y की वैल्यू आ गई, मैंने प्लॉट नहीं किया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ t के रिस्पेक्ट में साइन t को। देखिए ये t के रिस्पेक्ट में साइन t -2 पाई से 2 पाई के बीच प्लॉट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि T1 जो ये मैंने लीनियर स्पेस जैसा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लीनियर स्पेस। आप यहाँ पे लॉग स्पेस या सेमी लॉग भी कर सकते हैं, सेमी लॉग प्लॉट के लिए या लॉग प्लॉट के लिए। तो लीनियर स्पेस का मतलब लीनियर स्पेस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि -2 पाई इसका इनिशियल पॉइंट होगा, 2 पाई इसका फाइनल पॉइंट होगा। अगर सिर्फ आप इसको हटा देते हैं, देखिए सॉरी, यहाँ पे ना आप अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए मैंने इसको T1 से किया था। मैं इसको T1 को ना रन कर दे रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट T1 अगर आप देखेगा तो ये 1 क्रॉस 100 का एक मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब है कि -2 पाई से लेके 2 पाई तक ये 100 डिवीजन में इसको डिवाइड कर दे रहा है। मतलब कि -2 पाई से 2 पाई के बीच में 100 वैल्यू ले ले रहा है। बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ना इस वैल्यू को चेंज करना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 10 ही वैल्यू लेना चाहता हूँ। अभी मैं जब T1 को रन करूंगा तो यहाँ पे केवल दिखेगा 1 क्रॉस
जो T1 की वैल्यू 1 क्रॉस 100 है ना, 1 क्रॉस 10 बन जाएगी। देखिए आप अभी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं सेपरेटर हटा के कर रहा हूँ क्योंकि उसका प्रेशर लगा है ना, तो वो दिखाना है। देखिए यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यू आ गई है। तो बेसिकली क्या करता है ये, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, और इस बीच में आप कितनी वैल्यू चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 100 मान के चलता है, 100 डिवीजन। तो यहाँ पे हम 100 डिवीजन कर देते हैं फिर से, ताकि डेटा हमारा थोड़ा स्मूथ आ जाए, हमारा जो रन करे। देखिए यहाँ से फिर से 1 क्रॉस 100 का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जेड को साइन T1 के रिस्पेक्ट में प्लॉट करता हूँ, है ना। तो साइन T1, सॉरी Ti हो गया वो, तो मैंने T1 कर दिया। अब मैं इसको प्लॉट कर, जेड को मैंने कर दिया प्लॉट, जेड आ गया। अब मैं प्लॉट T1 कॉमा जेड कर दे रहा हूँ, प्लॉट T1 कॉमा जेड कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो प्लॉट हो गया आएगा वो किसका आएगा, कॉस का आएगा, -2 पाई से 2 पाई तक के बीच का। अब मैं एक साथ प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि प्लॉट टी जो मेरा ये था -2 पाई से 2 पाई तक का, मैं टी के रिस्पेक्ट में 2 sin t और टी के रिस्पेक्ट में 0.5 cos t का एक साथ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। देखिए तो साइन के लिए ये वैल्यू जो है वो, साइन के लिए वैल्यू 2 टाइम्स देखिए एम्पलीफाई हो गई है, और कॉस के लिए अटेनेट हो गई है 2 टाइम्स। अटेनेट का मतलब कि वो 1.5 हो गया, 1/2 टाइम्स हो गया है, ठीक है ना। तो जहां पे इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी साइन और कॉस की, साइन का 2 टाइम्स बढ़ गया तो 2 हो गया है, और कॉस का 1/2 टाइम्स हो गया, तो मतलब कि वो 0.5 पे चला गया है, ठीक है ना। अब हम लोग सर्किल प्लॉट करते हैं, तो सर्किल प्लॉट करने के लिए हमको पहले थीटा डिफाइन करना होगा। तो थीटा मेरा पाई से 2 पाई के बीच में, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि 0 से 2 पाई तक जाता है। वो पूरा सर्किल जो होता है 0 से 2 पाई तक होता है, उसके बीच में मैं 0.1 का गैप ले रहा हूँ। आर जो रेडियस है थीटा का वो मैं 2 मान के चल रहा हूँ। तो जो एक्स एक्सिस होती है ना, हम लोग पढ़ते हैं आर कॉस थीटा होती है, वाई बराबर आर साइन थीटा होती है, और जो आर होता है वो √x² + y² होता है। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा सर्किल प्लॉट होता है नहीं प्लॉट होता है। देखिए हमारा सर्किल एकदम मस्त प्लॉट हो गया है, रेडियस इसकी 2 है। अगर मैं इसको हाफ सर्किल बनाना चाहता हूँ अपर का, तो मुझे जीरो से, जो एक्सिस है ना वो जीरो से लेकर के केवल पाई तक जाना होगा, जीरो से लेकर के पाई तक जाना होगा। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई की जगह मैं पाई करके अब इसको प्लॉट करता हूँ। देखिए मैं इस सर्किल को प्लॉट किया मैंने, तो अभी देखिए मेरा सर्किल जो होगा वो अपर हेमिस्फीयर होगा, अपर हेमिस्फीयर होगा, जो अपर पार्ट होता है रेडियस 2 का ही अपर हेमिस्फीयर होगा। अगर मुझे निगेटिव चाहिए ना, तो मैं थीटा को 0 से पाई ना जा करके पाई से 2 पाई प्लॉट कराऊंगा, पाई से 2 पाई प्लॉट कराऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको पाई से 2 पाई तक प्लॉट कराते हैं। पाई यहाँ हो गया और यहाँ पे मैंने 2 पाई कर दिया। अब मैं इसको प्लॉट करा देता हूँ। देखिए ये लोअर हेमिस्फीयर जो होगा वो प्लॉट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लोअर हेमिस्फीयर जो होता है वो प्लॉट होकर आ जाता है, ठीक। अब हम एक्सपोनेंशियल प्लॉट करके देखते हैं, एक्सपोनेंशियल प्लॉट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे टी डिफाइन कर लेता हूँ, वाई बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ टी कर देता हूँ, प्लॉट करता हूँ वाई बराबर टी इंटू टी कॉमा वाई के लिए। तो मेरा ये टी की रिस्पेक्ट में जो 0 से 2 तक मैंने लिया था, 0 से 2 तक, और उसके बीच में 0.1 का गैप रहे, है ना। इसका ये सिग्निफिकेंस ये हुआ कि टी जो है 0 से लेकर के 2 तक रहेगा, उसके बीच में 0.11 का गैप रहेगा, है ना। और हर पॉइंट के लिए ये एक्सपोनेंशियल टी को सॉल्व करके उसको प्लॉट कर देता है, ठीक है। अब मैं करता हूं जेड को एक्सपोनेंशियल के टर्म में प्लॉट करना है, लेकिन -t के साथ में। तो ये देखिए -t के साथ में हो गया। अब मैं प्लॉट को करता हूँ आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ -t, दोनों एक साथ प्लॉट करता हूँ। तो ये ब्लू लाइन है जो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्लॉट कर रही है, और जो रेड लाइन है एक्सपोनेंशियल ऑफ -t। यहाँ पे सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, पहला जो है वो y को प्लॉट किया गया है टी के रिस्पेक्ट में, जो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ टी है। दूसरा z को प्लॉट किया गया है टी के रिस्पेक्ट में, जो कि आप एक्सपोनेंशियल ऑफ -t है। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस टी, ये e की पावर t है, ये e की पावर -t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और हम कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करना चाहते हैं अगर तो मैंने टी एक को वही लिया है, टी में कोई चेंज मैंने नहीं किया है, 0 to 2 के लिए 0.0 गैप पे आ गया, सॉरी इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। और अभी मैंने क्या किया, जो y लिया है ना वो एक्सपोनेंशियल ऑफ t इंटू साइन 2 पाई t है, तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ, देखिए तो ये आपका क्या हो गया, साइन फंक्शन में जब एक्सपोनेंशियल मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल टी इंक्रीजिंग है, तो साइन का जो फंक्शन है देखिए वो इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं माइनस टी कर देता हूँ तो ये हो जाएगा e की पावर -t इंटू साइन 2 पाई t। तो इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ये वैल्यू सप्रेस होती चली जाएगी नियर टू 0। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यूज को टाइम को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे मैं 10 कर देता हूँ, तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा कि कैसे वो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है टर्म को। देखिए ये ज्यादा आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है आराम से डिके करते 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 सेटल हो जा रहा है, लगभग लगभग 0.5 0.6 के आसपास में ये सेटल हो जा रही है वैल्यू, एक्सपोनेंशियली डिके करते करते वो आपका 0 पे सेटल हो गया है, ठीक है ना।